हेलो सभी सेकंड सेम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत। मैं आरपी व्यास राजेंद्र भैया जी आप लोगों के अच्छे एग्जाम की कामना कामना करता हूँ। हमारे स्टूडेंट जो पढ़ते हैं ऑनलाइन उनमें से एक बहुत होनहार छात्र उनकी ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ। उन्होंने क्वेश्चन भेजा मुझे सॉल्व करने के लिए वेक्टर का यूनिट 5A। क्वेश्चन ये है कि एक समषटभुज है रेगुलर हेक्सागन। जानते हैं समषटभुज किसे कहते हैं? ऐसे 6 भुजाओं वाला बहुभुज जिसकी सभी 6 भुजाएं बराबर हों, सभी अंदर के कोण बराबर हों। मैं डिटेल में भी इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि उसको जाने बगैर ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये फिलहाल मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है। इट इज ए रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन समषटभुज है। समषटभुज है समषटभुज। ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट इससे बी की तरफ, ए बी सी की तरफ, ए सी डी की तरफ, ए डी ई की तरफ, ए ई एफ की तरफ, ए एफ, ये 5 फोर्स कार्य कर रहे हैं। ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ। हमें प्रूव करना है कि इन 5 फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो, देखिए हमें जो प्रूव करना है वो 6AO के बराबर, यानी हमें ये प्रूव करना है कि ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इज इक्वल टू 6AO। ये प्रूव करना है। अब जानते हैं फोर्स वेक्टर होता है, इसलिए हम फोर्स को वेक्टर रूप में लिख सकते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं उसके पहले थोड़ा सा आपको रेगुलर हेक्सागन का आइडिया देता हूं। अच्छा, पहले तो आप जानते होंगे, ये 9th में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी पॉलीगन के जो अंदर के एंगल होते हैं ना, इंटीरियर एंगल, उसके सम का जो फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है। ये फॉर्मूला है 2 इंटू n-4 n ए नंबर ऑफ साइड्स। जैसे ट्राइंगल होता है उसमें कितने एंगल होते हैं? 3। उसकी सम कितनी होती है? 180 डिग्री। एन को 3 लिख दो, 2 इंटू 3 6 में से 4 के 2 इंटू 90 180 हो गया ना। चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल उसके कितने एंगल होते हैं? 4। उनकी चारों की जोड़ कितनी होती है? 360 डिग्री। आप इसे निकाल सकते हो। 2 इंटू 4 8, 8-4 4 इंटू 90 360। इस तरह से कोई भी पॉलीगन हो, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, उन सबके जो अंदर के कोण होते हैं इंटीरियर एंगल्स, यानी कि इंटरनल, उनकी जो सम होती है वो ये फॉर्मूला है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ये सभी एंगल की सम है। अच्छा, अब क्या है, वो पॉलीगन अगर रेगुलर है यानी कि उसकी सभी भुजाएं बराबर है तो उनके अंदर के कोण भी बराबर होंगे। इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन देन इंटीरियर एंगल विल बी सेम। तो हर एक एंगल कैसे निकालेंगे? मान लीजिए एन एंगल की सम इतनी है, एक एंगल कितना हो जाएगा? एन का भाग लगा दो। ये फॉर्मूला है। तो किसी रेगुलर पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल निकालने का ये फॉर्मूला है 2n-4 इंटू 90 डिग्री अपॉन n। इसको मैंने अप्लाई किया यहाँ पे 2n-4 इंटू 90 अपॉन n। ये हेक्सागन का सवाल है ना, तो n 6 हो गया, 2 इंटू 6-4, 12 में से 4 गया 8 इंटू 90 बटा 6, 6 से काटा 90 को 15 आ गया, 15 × 120। तो ये आपको पता भी होना चाहिए कि रेगुलर हेक्सागन यानी कि सम षटभुज का प्रत्येक अंत्यकोण 120 डिग्री होता है। अब ये आपके सामने रेगुलर हेक्सागन है ABCDEF और ये पूरा एंगल 120 है, ये वाला। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये एंगल 60 हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि पूरा 180 होता है ना, 180 में से 120 गया, 120 डिग्री एंगल है, ये 60 हो गया। अच्छा, इसी तरह से ये जो एंगल है ये वाला, ये भी 120 होगा, ये वाला 120 होगा, ये वाला एंगल 120 होगा। तो इधर वाला एंगल क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ये वाला 60 हो जाएगा। अब आप ज्योमेट्री से अगर देखें ध्यान से, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है,
सभी भुजाएं बराबर है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ई ए बराबर एफ ए। ये इसका सेंटर है। ये एक्चुअली विकर्ण है, डायगोनल ए डी एफ सी ई बी, ये सब डायगोनल्स हैं। ये डायगोनल कहाँ मिलते हैं? यहाँ पे, उसको हम कहेंगे ओ, केंद्र है ये। अब ध्यान से देखेंगे इस सेंटर पर कितने एंगल बन रहे हैं? 6। देखिए 1 2 3, एक्चुअली 6 ट्राइंगल हैं। 1 2 3 4 5 6। और चूंकि रेगुलर हेक्सागन तो सभी ट्राइंगल कैसे बन जाएंगे? इक्विलेटरल, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री, ये अच्छा कुल एंगल कितना होता है? ये केंद्र पे बनने वाला कोई भी एंगल कितना होता है बिंदु के चारों ओर? 360 डिग्री। एंगल है कितने? 6। 1 2 3 4 5 6, 360 में 6 का भाग लगा 60, तो हर एक एंगल 60 डिग्री का है। अब ये एंगल 60 डिग्री का है, ये 60 का है। अरे ये 60 का क्यों है? क्योंकि ये जब 60 है और ये 120 है और ये यहाँ पे सारी सिमेट्री चल रही है, तो ये एंगल 60 का ही होगा, ये भी 60 का होगा। एक्चुअली जितने भी ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 5 ऑल आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। सम बाहु त्रिभुज हैं, सभी के अंतःकोण जो है ना अंदर वाले 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ये बात पहले आप समझ लें अच्छी तरह से। अब देखिए, अगर ये लाइन जो दिख रही है आपको एडी, इसका ये एंगल 60 है। इधर ये लाइन है, इसका ये एंगल 60 है। देखिए जब दो लाइनें होती पैरेलल और एक मिलती है ट्रांसवर्सल, और ये एंगल हो जाएंगे बराबर, या हम कह सकते हैं अगर ये एंगल बराबर है तो ये लाइन पैरेलल होंगी। अब चूंकि ये एंगल 60 है, वो भी 60 है, तो ये लाइन जो दिख रही है आपको ये वाली, इसके पैरेलल होगी। ये बात मैंने बताई यहाँ पे। AD इज पैरेलल टू BC, ये लिखा मैंने, AD इज पैरेलल टू BC। अच्छा, जो BC है वो इसके पैरेलल है FE के, क्योंकि ये और ये इसके बिल्कुल पैरेलल। क्यों? देख लो, ये एंगल 60 है, ये 60 है, तो ये एंगल भी 60 होगा। ये 60 है, ये 60 है, वो 60 है, ये लाइन पैरेलल होंगी। आप समझिएगा, ये और ये तीनों पैरेलल है। इसी तरह से ये और ये तीनों पैरेलल है, और इसी तरह से ये और ये तीनों आपस में पैरेलल है, यानी ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, और ये और ये भी पैरेलल है। अब देखिएगा, अगर मैं AD की बात करूं, AD की बात करूं, ये O इसका मिड पॉइंट है। ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये वाला जो मैंने हैच किया है, छायांकित किया, इसकी ये साइड, ये साइड, ये साइड बराबर है। इसी तरह से ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये वाला, इसकी भी ये साइड, ये साइड, ये साइड बराबर है। और चूंकि ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और साइड सबकी बराबर ही है, सेम साइड है, जो ये है वो ये है। इसका मतलब बाय ज्योमेट्री हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल इसके सर्वांग में कॉन्ग्रुएंट है। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी हर साइड, हर एंगल बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि OD जो है, OD वो AO के बराबर है। या यूं कह दो कि जो ये BC है, BEC है, BC है ना, वो AO के बराबर है, और AO जो है वो AD का आधा है। ये AD है ना, इसका आधा है। इसका मतलब ये जो BC है, BC, ये भी AD का आधा होगा। एक्चुअली इतनी बातें जो आपको समझा रहा हूँ, वो ज्योमेट्री के हिसाब से समझा रहा हूँ। आपको एग्जाम में जब पेपर देंगे इतनी बातें नहीं लिखनी है, आपको केवल लिखना है वी नो दैट फ्रॉम ज्योमेट्री, बस। लेकिन मैं आपको तो समझा दूं कि ज्योमेट्री होती क्या है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो डायगोनल है AD, ये BC के पैरेलल भी है और BC का दुगना भी है। अब आप देखिएगा, ये लाइन इस लाइन की पैरेलल है, और इस लाइन की लंबाई इस लाइन की आधी है, इसकी आधी लाइन है ये। तो ये जो BC वेक्टर है ना, BC वेक्टर, वेक्टर BC कहूं, ये हाफ इंटू AD वेक्टर हो जाएगा। इस AD वेक्टर का आधा हो जाएगा, क्योंकि
दो वेक्टर अगर बराबर होते हैं तो उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है और उनका जो होता है मैग्नीट्यूड, लंबाई भी सेम होती है। तो डायरेक्शन तो सेम है इसकी, जो डायरेक्शन एडी की है वो इसकी बीसी की है, पर लंबाई इसकी चूंकि इसकी आधी है इसलिए आधा वेक्टर हो गया, बीसी इज इक्वल टू हाफ एडी हो गया। तो बीसी इज इक्वल टू हाफ एडी। एक बात ही समझेगा। अब मैं आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अब देखिए मैंने कुछ बॉक्सेस बनाए, इंपॉर्टेंट नोट लिखे हैं यहाँ पे। मैंने क्या बताया, जो बातें समझे ना अभी आपको वो देखिए। बीसी पैरेलल टू एडी पैरेलल टू एफई, और जो बीसी जो है ना वो एफई के बराबर है, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, सम षटभुज है तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और ये दोनों ही जो हैं जो कि बराबर हैं, बीसी और एफई, वो एडी की आधी होती है। अब हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर बीसी है वो वेक्टर एडी का आधा है और वो वेक्टर एफई के बराबर है। नंबर एक बात। इसी तरह से नंबर दो, सी डी ए एफ बीई, सी डी देखिए ये रहा सी डी, ए एफ ये रहा ए एफ, ये रहा बीई, ये देखिए सी डी ए बी बीई, सी डी बीई ए एफ, ये तीनों पैरेलल है, ये और ये। और जो बीई है उसका ये आधा है। तो हम कह सकते हैं वही चीज जो यहाँ लिखी ना, वही चीज यहाँ लिख रहा हूं मैं, कि जो ए एफ वेक्टर है, ए एफ वेक्टर वेक्टर ए एफ, वो वेक्टर सी डी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है और बराबर की लंबाई के हैं। और ये दोनों जो वेक्टर है ए एफ और सी डी बराबर भी है, और साथ में हाफ बीई, ये जो बी वेक्टर है ना, बीई वेक्टर उसका आधा है। इसी तरह से तीसरा, ए बी पैरेलल टू ई डी, ए बी, देखो ये ए बी पैरेलल टू ई डी और पैरेलल टू एफ सी, ये तीनों पैरेलल हैं। ये दोनों तो बराबर हैं, दोनों ही इसकी आधी हैं, इसलिए ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर है, इस वेक्टर का आधा है। ये तीन बॉक्स बना के मैंने बातें बताई है 1 2 3 करके। ये हमारा बैकग्राउंड है, ये भी सब आपको समझाने के लिए। एग्जाम में इतना भी नहीं करना आपको, एग्जाम में तो बस वही करना, इतना सा बस ये करना, और कुछ भी नहीं करना एग्जाम में, ये करना बस इतना सा, और ये फिगर जरूर बनाना है। अब मैं अपना क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ सॉल्व करने की। अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है, अभी तो मैंने इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड समझाया पूरा, क्योंकि जब तक आपको बैकग्राउंड दिमाग में नहीं होगा आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में करना है, ये सिर्फ 5 मिनट का है। आपको एक फिगर तो बनाना पड़ेगा, ये वाला समषटभुज का, सभी भुजाएं बराबर है, ये सभी। अच्छा कौन कौन शो करने की जरूरत नहीं है। अब देखो आपको 5 वेक्टर की जोड़ दे रखी है, ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ। तो ए से बी की ओर एरो लगा दो, ए से सी की ओर एरो लगा दो, ए से डी की ओर भी एरो लगा दो, ए से ई की ओर भी एरो लगा दो, और ए से एफ की भी तरफ एरो लगा दो। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ। ओके, फर्स्ट लाइन। नाउ अब वेक्टर जो ए बी है ना, इसको मैंने ए डी लिख दिया। देखो अभी मैंने समझाया था वेक्टर ए बी जो है वो वेक्टर ए डी के बराबर होता है, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर भी है और समांतर भी है, इसलिए वेक्टर बराबर होंगे। तो ए बी वेक्टर को मैंने ईडी लिख दिया, क्योंकि ए बी वेक्टर ईडी वेक्टर के बराबर होता है बाय ज्योमेट्री। ये आपको लिखना पड़ेगा, सारा भार डाल दो ज्यामिति पे, वी नो दैट फ्रॉम ज्योमेट्री। इतना कुछ नहीं करना आपको ये। तो मैंने ए बी को ईडी लिख दिया, ठीक है, एसी को एसी लिखा, एडी को एडी लिखा, ए को ए और एफ को एफ, यानी सब कुछ वही लिखा है सिवाय इसके कि मैंने ए बी को ईडी लिख दिया बस। और लिख दिया कारण, क्योंकि ए बी वेक्टर ईडी वेक्टर के बराबर है। ठीक है, क्यों ये मैंने लिख दिया, ये चीज कहाँ से आई, फ्रॉम 3। देखो तीसरा ना, ये तीसरा, इसमें देखो मैंने ए बी ई डी बराबर यहाँ समझाया आपको, ए बी वेक्टर ई डी के बराबर, एक बार समझा चुका हूँ। यही बात मैंने यहाँ लिखी है, ए बी बराबर ई डी। ओके, यहाँ तक आ गए, अब आगे चलते हैं। अब कोई दो वेक्टर जोड़ते हैं ना तो ये होते हैं कॉम्यूटेटिव। आपको भी पता होना चाहिए, वेक्टर ए में अगर वेक्टर बी जोड़ूं या वेक्टर बी में मैं वेक्टर ए जोड़ूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉसिबल है। ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो बराबर आएंगे। तो अब देखिएगा हमने क्या किया, आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो वेक्टर जहां खत्म होता है,
अगर कोई अगला वेक्टर वहां से शुरू होता है तो जुड़ जाएगा। जैसे ए बी प्लस बी सी को हम ए सी कह सकते हैं। यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर ऐसा कुछ दिख रहा है क्या कि कोई वेक्टर जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से कोई दूसरा शुरू हो रहा है? बिल्कुल दिख रहा है मेरे को। तो कोई वेक्टर ए ई पे खत्म हो रहा है ना, और ये देखो ई डी ई से शुरू हो रहा है। तो मैंने क्या किया, ए ई और ई डी, ये दो वेक्टर इनको साथ साथ लिख दिया, ए ई प्लस ई डी। ओके, इन दोनों को साथ लिख दिया, ए ई प्लस ई डी। ए डी तो अपनी जगह पर एज इट इज है, और फिर मैंने ए सी और ए एफ को साथ साथ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्टली बराबर है। अब देखिए ए ई प्लस ई डी, ये तो आप वेक्टर से जानते हैं ना, ए डी होता है ए ई प्लस ई डी। देखिए ए ई प्लस ई डी बराबर ए डी होगा कि नहीं होगा? ट्राइंगल ये होता है ना, वेक्टर की जो सम, दो वेक्टर की जोड़, अगर किसी त्रिभुज की दो मतलब क्रमागत भुजाएं दो वेक्टर को शो करे, तो तीसरी भुजा का रिवर्स ऑर्डर उसका जोड़ होगा, ए ई डी। तो ये ए डी उसकी सम होगी, तो हम ए ई प्लस ई डी को ए डी कह सकते हैं। यहाँ भी सिंपल है, ए ई डी ई हट जाएगा, ए डी आ जाएगा। ये ए डी पहले से ही है। अब देखिए जरा, ए सी तो ए सी लिख दिया मैंने, अब मैंने ए एफ को सी डी लिख दिया, क्योंकि ए एफ सी डी के बराबर है। ये देखिए, ये दोनों साइड्स मैंने समझा था अभी पिछले पेज पर, ये दोनों साइड पैरेलल भी है और बराबर भी है, यानी ए एफ और सी डी इक्वल भी है, क्योंकि ये समषटभुज है। और साथ में पैरेलल क्यों है? क्योंकि ये एंगल जो दिख रहा है, ये वाला एंगल और इसका ये एंगल बराबर है, तो समांतर है। समांतर भी है, बराबर भी है। जब दो लाइंस बराबर भी हो, समांतर भी हो, तो उनको हम इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। तो मैं ए एफ वेक्टर को सी डी वेक्टर कह सकता हूँ, ए एफ को मैं सी डी कह सकता हूँ। यहाँ मैंने ए एफ वेक्टर को, ये रहा, ए एफ को सी डी लिख दिया। ए सी तो ए सी है और ए एफ को सी डी लिख दिया, क्यों? क्योंकि ए एफ सी डी के बराबर है। ये बात फ्रॉम टू, ये टू, ये देखो ये रहा टू मैंने देखो लिखा था ए एफ सी डी के बराबर, यहाँ समझा था इस बात को मैंने। ये सारी बात मैं समझा चुका हूँ, गहरी लाइन की मैंने यहाँ पे। अब देखिए ये एडी है, ये एडी है। अब यहाँ देखो ए सी प्लस सी डी, देख रहे हो आप, ए सी प्लस सी डी, ये सी पे खत्म होता है, ये सी पे शुरू होता है, सी हट जाएगा तो एडी आ जाएगा। देखो ये ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी, एडी आ गया इसकी जगह, ए सी प्लस सी डी जगह एडी आ गया। अब एडी प्लस एडी प्लस एडी, थ्री एडी हो गया। पर जो एडी है वो एओ का दुगना है, क्योंकि इस लाइन की ये दुगनी है, लाइन तो वही है, वही डायरेक्शन है। तो मैं वेक्टर, ये बात यहाँ भी कह चुका हूँ, मैं कहता एडी वेक्टर जो है ट्वाइस एओ, ये मैं यहाँ भी कह चुका हूँ, एडी इज इक्वल टू ट्वाइस एओ, मैंने यहाँ भी कहीं कहा होगा। ये देखिए ट्वाइस एओ इज इक्वल टू एडी, ट्वाइस एओ इज इक्वल टू एडी। तो मैं एडी को ट्वाइस एओ कह सकता हूँ। तो 3 इंटू 2 एओ, 3 दूनी 6 एओ, और 6 एओ ही हमको प्रूव करना था। ये राइट हैंड साइड है, इट इज राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन अगर आया एग्जाम में तो 8 मार्क्स का आएगा भाई। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो 8 मार्क्स का आएगा, ठीक है।